एक्शन। जैन साथियों, मैं अजय कुमावत, मैं स्कूल लेक्चरर एस्पिरेंट। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा चर्चित है। ये मुद्दा जो आरपीएससी द्वारा जो वैकेंसी कराई जा रही है, उसमें जो वैकेंसी का रिक्त होना, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में बना हुआ है। इससे कई विद्यार्थियों में आक्रोश है कि जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से नुकसान हुआ है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। आज मेरे साथी है नितेश जी। मेरा नाम नितेश कुमार मीना है और मैं पॉलिटिकल साइंस से स्कूल व्याख्याता की मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। तो कि जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि आरपीएससी में जो रिजल्ट आया है, उसमें वैकेंसी में कई रिक्त पद खाली है। तो उसका आपको क्या लगता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि जो वैकेंसी भर रही नहीं है? उसके पीछे आप कुछ अपने विचार रखिए जी, क्या नाम से आरपीएससी में जो अभी सीटें खाली गई है, रिजल्ट्स आए हैं अभी, तो उसके मुख्य कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 40% वाला जो नियम है, हाँ। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के पेपर में और जीके वाले पेपर में 40% ईच, दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाने होते हैं। यदि उससे नीचे आते हैं तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बच्चे। तो ये 40% वाला, जैसे जीके में इस बार दिक्कत किया कईयों के सब्जेक्ट में दिक्कत करता है, तो 40% वाले रूल की वजह से कई बच्चे बाहर हो गए इस बार। तो इतना खराब रूल है कि इसकी वजह से सीटें खाली जा रही है। तो आप इसका विरोध करना चाह रहे हो 40% का? जी नहीं, 40% का मैं विरोध नहीं करता हूँ। पर्सनली मेरा मानना है कि 40% वाला रूल इसलिए लाया गया था कि पहले माइनस में बच्चे सिलेक्ट होकर टीचर्स बन जाते थे, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों कोई माइनस में आके और तो 40% का ये फायदा होता था कि जो आधी भीड़ है जो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नियम सही है, पर ये अभी बहुत ज्यादा कठोर हो गया, टफ बना दिया इसको कि इसकी वजह से बच्चे पास नहीं हो पा रहे। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो सब्जेक्ट का पेपर, जैसे पॉलिटिकल साइंस अपन ले लेते हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका सब्जेक्ट का पेपर बहुत टफ आता है। इतना टफ आता है कि पिछली 3 भर्तियों के सारे पद रिक्त। मैं आपको बता दूं, मैं भी पॉलिटिकल साइंस से ही हूँ। हाँ, मुझे भी इस चीज का पता है कि पेपर तो बहुत टफ आ रहा है। तो इस बार पता क्या हुआ है, इस बार जीके वाले पेपर भी बहुत टफ बना दिए और मोर फैक्चुअल बना के उसको इतना टफ कर दिया गया कि पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, उसके साथ साथ कॉमर्स, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स है जिनके पद खाली गए। तो मतलब एक सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करके ये सारी सब्जेक्ट में खाली वैकेंसी जा रही है? जी बिल्कुल, ये सभी सब्जेक्टों के हाल है इस बार। तो पहले जरूर पॉलिटिकल साइंस के जैसे 2022 में रहे पद रिक्त, उसके बाद में क्या नाम 2024 में पद रिक्त। मैं देख पा रहा हूँ कि आप कुछ डेटा लाए हैं, ये किस चीज का डेटा है? ये मैं आपको बताऊं तो ये स्कूल व्याख्याता भर्ती के अभी परिणाम जारी हो रहे हैं, आपको पता है। तो उसमें क्या नाम से कितने पद थे और कितने पास हुए और कितनी सीटें रिक्त हो गई। उसके अंदर एक राजनीतिक विज्ञान का अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 245 सीटें थी, 67 बच्चे पास हुए, बाकी 578 सीटें खाली चली। ऐसे ही कॉमर्स में भी रह गई, ऐसे ही फिजिक्स में भी रह गई। तो मतलब ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा नुकसान। तो राजस्थान में क्या एजुकेशन सिस्टम इतना लाचार हो गया कि बच्चे नहीं मिल पा रहे? क्या बच्चों जो योग्य कैंडिडेट है या वो पढ़ रहे नहीं है? तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, क्या है ना कि आरपीएससी और अपनी सरकार अगर ऐसे पेपर्स बना रही है आरपीएससी अभी कि ये साबित करना चाहती है कि राजस्थान के युवा पढ़ते ही नहीं है, ये निकम्मे है, ये कामचोर है, ये पढ़ते नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने लास्ट ईयर वो आरपीएससी अध्यक्ष थे, उनका स्पीच भी सुना, तो उसमें भी यही बोल रहे थे कि बच्चे पढ़ते नहीं है, 40% लाना तो इजी है। जी बिल्कुल। और इस बार जब पद खाली रहे तो सभी विषयों के रह गए, तो क्या सभी बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि जबकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस पे बच्चे एग्जाम पास करके जेआरएफ पास कर रहे हैं, नेट पास कर रहे हैं। क्योंकि मैं जेआरएफ पास हूँ, तो आप जैसे आप मेरे मित्र हो, आप नेट पास हो, हमने साथ ही पास किया था उसको। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा कि अगर राजस्थान के बच्चे सच में ही नहीं पढ़ते ना, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान के बच्चे पढ़ते नहीं है। राजस्थान से पहले भी सिलेक्शन हुए कई बार,
तो ऐसा नहीं है कि इस बार ही बच्चे पढ़ रहे नहीं है, कुछ तो कारण है कि आरपीएससी ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं। जबकि मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो यूपीएससी का 2025 का परिणाम आया था जब अनुज अग्निहोत्री जी जो राउतवाड़ा से हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी। ऑल इंडिया रैंक, हाँ, वो राजस्थान से थे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं 2024 में त्रिलोक सिंह जी थे जो ऑल इंडिया रैंक 20 रैंक थी उनकी, और वो उनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। अच्छा, अगर आज इसमें क्या नाम से मेंस में यूपीएससी में 40% वाला क्राइटेरिया कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी मुश्किल हालात में पढ़ सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए। तो बिल्कुल ये मेरे पास रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब जो झूठे बयान है कि राजस्थान के बच्चे नहीं पढ़ते, ये फालतू के बयान है, ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर से ऐसे सेट किए जा रहे हैं जिससे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे। क्योंकि हमने भी तैयारी की है 4-5 साल से, हम भी लगातार इस फील्ड में हैं, तो ये फालतू के बयान है कि राजस्थान का बच्चा तैयारी नहीं करता। चलो एक सब्जेक्ट में नहीं करता होगा, बाकी सब्जेक्ट में भी खाली जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण है, आरपीएससी को ढूंढना होगा। आरपीएससी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। दिक्कत कहाँ है? बच्चों की एंड से दिक्कत है या फिर क्या नाम से अपनी तरफ से दिक्कत है जो आप बच्चे ले ही नहीं पा रहे हो। हालात ये है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है और आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो बच्चों को। तो इसके साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस चीज का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उस तरह से है कि एक तरफ तो रोजगार नहीं मिला, दूसरी तरफ उन बच्चों को टीचर्स नहीं मिले जिनको जो आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, जो 11वीं 12वीं में किसी ने कॉमर्स ले रखी है, किसी ने फिजिक्स ले रखी है, किसी ने एग्रीकल्चर ले रखी है, उन बच्चों को भी तो टीचर्स नहीं मिले ना। सही बात, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नुकसान है। तो इस चीज का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में आपने कभी किसी को सूचित किया कि ऐसा पेपर आ रहा है कहीं? जी बिल्कुल। कभी आपने आरपीएससी अध्यक्ष या कई सदस्य से बात की आपने? बिल्कुल, हमने इस बारे में बात करी थी। पिछली बार जैसे 2024 वाली भर्ती की मैं बात करूं जिसमें 225 में से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की मैं बता रहा हूँ, 225 में से 6 सीटें भरी थी, तो 6 बच्चे पास हुए। उसके बाद में हम आरपीएससी के पास भी मिले, हम मंत्रियों के पास भी गए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी के पास गए, हम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, ज्ञापन दिया, उनको सूचित किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हमारी सीटें खाली जा रही है, 6 ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं। तो हमने मीडिया में भी बताया, उसको प्रकाशित करवाया। हम आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव साहब से भी मिल के आए थे, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया था कि सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपको आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला इसमें? जो अभी फिर वैकेंसी हुई उसमें कुछ सुधार मिला आपको? नहीं, पिछली बार के मुकाबले जब उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है सुधार होगा, लेकिन जब 2025 वाली भर्ती का अभी परिणाम देखने को मिला है तो उससे सीधा सीधा लगता है कि कोई भी सुधार नहीं हुआ है। और इवन पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं, ये बात अब अदर सब्जेक्ट्स तक भी पहुंच गई है, जिसमें फिजिक्स है, कॉमर्स है, अपने एग्रीकल्चर है, काफी सारे सब्जेक्टों को नुकसान। हाँ, जैसा अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि बहुत से सब्जेक्ट में वैकेंसी खाली जा रही है, तो उससे नुकसान तो कहीं पे सभी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को हुआ है। हाँ। इसमें कई एक पॉइंट और है कि जो वैकेंसी खाली जा रही है उससे कई कैटेगरी का भी हक इसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको जैसे बताऊं कि जिसमें एससी और एसटी का बैकलॉग आता है, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी का एक रूल है जिसमें एक भर्ती के बाद में आगामी 3 भर्तियों के बाद में अगर एससी और एसटी कैटेगरी कहते हैं, कैटेगरी की सीटें भरती नहीं है तो उसके बाद में उन सीटों को अगली चौथी वैकेंसी में सामान्य से भर दिया जाता है, जनरल से भर दिया, जनरल में काउंट हो जाती है वो। तो इस बार जैसे काफी सारी सीटें थी, लगभग 200 से ज्यादा ही मैं कहूँगा कि इतनी सीटें थी कैटेगरी की, तो यदि इस बार नहीं भरे तो लगभग अगली बार भी अगर ऐसे ही हालात रहे तो वो वापस जनरल से भर दी जाएगी। तो इससे सभी कैटेगरी को नुकसान हो रहा है, कैटेगरी को एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, विडो वुमेन, तो सभी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, जैसे अब एससी एसटी का बैकलॉग आता है, उसके अलावा मैं आपको बताऊं जैसे विडो हो गए, परित्यक्ता हो गए, एक्स सर्विस वुमेन हो गए, इनका तो बैकलॉग ही नहीं आता। अगर इनकी सीटें खाली चली गई एक बार तो वो तो अपने आप ही जनरल में काउंट हो जाती है नेक्स्ट भर्ती में, तो दिक्कत है।
तो आरपीएससी द्वारा जो ये वैकेंसी खाली जा रही है उसका कहीं ना कहीं बहुत लोगों को परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आरपीएससी अध्यक्ष का पिछली बार एक और स्पीच सुनी थी कि उन्होंने बताया कि विद्यार्थी मूल पुस्तक पढ़े। मूल पुस्तक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मूल पुस्तक कौन सी है? ये मूल पुस्तकें अगर मैं बताऊं आपको तो आरपीएससी कहती है कि मूल पुस्तकें पढ़ो। वो कहते हैं कि हम कोचिंग कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं, ये कोचिंग है जैसे लूट मचा रखी है उनको खत्म करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमें भी अच्छा लगा कि ठीक है कि भाई कोचिंग कल्चर खत्म हो जाएगा तो बढ़िया है। तो हमने आयोग से आरटीआई लगाई और पूछा कि क्या है मूल पुस्तकें। तो क्या रिजल्ट मिला? तो क्या आपको आयोग से हमें जवाब मिला, वो आपको मैं बताता हूँ। आयोग किन पुस्तकों को मूल पुस्तकें मानता है, सूची प्रदान करें। ये एक पॉइंट था। दूसरा उसी में पॉइंट था कि राजनीति विज्ञान के विषय के लिए मूल पुस्तकों संदर्भ पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराए। जायज मांग है, जबकि आरपीएससी खुद कहता है कि मूल पुस्तकें पढ़ो। तो आयोग का रिप्लाई आता है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार की अधिकृत पाठ्य पुस्तक एवं सामग्री संदर्भित नहीं की जा सकती। ठीक, मतलब उनका कहना है कि वो बता नहीं सकते, कि मूल नहीं बताएंगे, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ, कुल मिला के बात यह है कि आरपीएससी नहीं बताएगी कि मूल पुस्तकें कौन सी है, जबकि वो कहते हैं कि मूल पुस्तकें पढ़ो। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज कि स्कूल व्याख्याता होता है जो 11वीं और 12वीं को पढ़ाता है। उसको पढ़ाना है 11वीं 12वीं को, जबकि क्वेश्चन इस लेवल के पूछते हैं कि वो आप पीजी लेवल के, पीजी में भी ऑक्सफोर्ड जो अपनी पब्लिकेशंस है वहां से प्रकाशित होने वाली इंग्लिश माध्यम की जो पुस्तकें हैं वहां से वो। तो आपका कहना ये है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है? जी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा पेपर। अगर मैं यूं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे मान लो कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सब्जेक्ट में डाल दिए जाए, तो उसके बाद में पूछा जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के फूफा जी का नाम बताओ, तो ये आउट ऑफ सिलेबस तो कहीं से नहीं है, जबकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जरूर है। कोई मतलब नहीं है, इनरिलेवेंट चीजों का। मोर फैक्चुअल क्वेश्चंस बना रही है आरपीएससी भी। इतना डीप में जाने का कोई इतना मतलब है नहीं। आपको 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए आप शिक्षक ले रहे हो, तो कम से कम कॉन्सेप्चुअल बेसिस के आप क्वेश्चंस बनाओ जो समझ आधारित हो उनके लिए। वैलिड पॉइंट। तो ये जो मूल पुस्तक वाला है, तो इसमें कोई लिस्ट वगैरह कुछ आपको नहीं प्रोवाइड करा जाता? जी नहीं, कोई। तो फिर जो विद्यार्थी तैयारी करता है वो सोर्स कहाँ से उठाता है? सोर्स का आदमी जैसे राजस्थान की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है वो एनसीईआरटी को बेस मानता है। बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके अलावा तो आरपीएससी द्वारा आपको कोई मूल पुस्तक की लिस्ट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो आप जो पढ़ने के लिए मैटर कहाँ से उठाते हो, आप सोर्स कहाँ से देखते हो? तो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसके लिए सबसे पहले संदर्भित सामग्री होती है, वो होती है एनसीईआरटी की पुस्तकें। आदमी वहीं तक पहुंच पाता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, कुछ अपने कॉलेजेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलने वाली वो बुक्स पढ़ लेंगे। लेकिन आरपीएससी इतने डीप क्वेश्चंस बनाती है, उसके लिए आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाती है मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जल्दी से। थॉमस हॉब्स ने अपने निम्नलिखित में से किस रचना में आत्मरक्षा के अनुमत अधिकार व निषेध सामूहिक प्रतिरोध में अंतर किया है? ठीक है, 4 ऑप्शन थे, डीसीवे, एलिमेंट ऑफ लॉ, लेवियाथन, डीकॉर्पोर। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि हॉब्स ने 4 पुस्तक लिखी थी। हाँ, ये 4 पुस्तकें, डीसीवे, एलिमेंट ऑफ लॉ, लेवियाथन और डीकॉर्पोर। ये किसी ने 4 बुक्स पढ़ी हो तब ये इसका आंसर दे सकता है, उसके अलावा तो नहीं दे सकता किसी का। तो ये क्या नाम से आरपीएससी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो चलती है बुक्स, अच्छा, उसमें पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रॉम सोक्रेटिस टू द प्रेजेंट्स, जो पॉल केली की है। और ये बुक के प्राइस जान के आप हैरान हो जाओगे। कितने? ये 8,000 रुपए की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम की। 8,000 रुपए की बुक है, इसको अफोर्ड करना भी बहुत मतलब चैलेंजिंग है। तो एक मीडियम परिवार से आने वाला बच्चा वो इतनी महंगी पुस्तक कैसे अफोर्ड कर पाएगा? एक तो महंगी, ऊपर से इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ तो मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसी चीजें, तो समझ ही नहीं पाऊंगा। आपने भी ये पुस्तक पढ़ी है क्या? अरे नहीं, मैंने कहाँ से पढ़ी है इतनी। एक तो इतनी महंगी बुक्स है, और मैंने जैसे बताया कि ये इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और ये एक ही बुक नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ,
एक बुक ये है, हाँ। एक बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज एंड अप्रोचेस है, जो कि जॉर्ज सोरेनसन की बुक है। ये तो इतनी बुक है, और भी बुक्स होगी और भी मैटर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये पॉसिबल नहीं है एक विद्यार्थी के लिए पढ़ना और इसको समराइज करना, इसका मैटर जो देखो चीजें बहुत सारी है, लेकिन लिमिट्स होती है स्टूडेंट्स के माइंड की, इंसान के माइंड की। तो ये जो वैकेंसी लगातार खाली जा रही है 1-2 साल से, उसमें हर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के मन में आक्रोश है। बिल्कुल। तो कल मैंने देखा है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें विद्या संबल योजना करके कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली है वो लागू करने जा रही है, जिसमें शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाया जाएगा। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं आपको बताऊं कि जो विद्या संबल योजना है वो जो रेगुलर तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो रेगुलर वैकेंसीज आती है, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक ये योजना है। जो मैं आपको बताना चाहूँ एक चीज है, जो साला दर्पण पे शिक्षा विभाग में कितने पद जो खाली है उनके बारे में एक विवरण दिया गया है। लेटेस्ट 1/8/2026 तक का इसके अंदर ये दे रखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लेक्चरर के 15,000 पद है, इसमें सेकंड ग्रेड के 51,877 पद है, इसमें थर्ड ग्रेड के लगभग 2300 पद है, और हम इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3700 पद के आसपास है। अगर इन सबको जोड़े ना तो ये आंकड़ा बैठता है 76,000 के समथिंग। तो खाली पद है सारे, ये वो खाली पद है जो सरकार संविदा के तहत भरना चाहती है, जो परमानेंट वैकेंसी होनी थी इस पे। तो इन वैकेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ना भर के रेगुलर भर्ती करवाई जाए, यही एक सही तरीका हो सकता है। हाँ, जो अभी खाली वैकेंसी जा रही है इन्हीं की जगह सरकार रेगुलर वैकेंसी निकाले। जी जी जी, तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको ये विद्या संबल योजना में मैं आपको एक कटआउट बताता हूँ, जिसमें शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी है। ये लगभग 76,791 पदों की बातें हो रही है। तो इतने पद ये संविदा जो विद्या संबल योजना है उसके तहत भरे जाएंगे। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, ये जायज नहीं है। कहीं ना कहीं विद्या संबल योजना रेगुलर वैकेंसी और रेगुलर तैयारी करने वालों के लिए एक तरह से गलत है, क्योंकि ये एक विद्या संबल योजना है, कहीं ना कहीं एक लिमिटेड समय के लिए होगी जी। तो उसके बाद फिर वही अभ्यर्थियों को फिर वो रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी जी। तो ये कहीं ना कहीं एक इस योजना को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें कितनी क्या सैलरी दे रही है सरकार, कुछ आइडिया आपको? मैं एक चीज बताऊं आपको, इसमें जैसे विद्या संबल योजना के तहत जो छात्र लगेंगे एज ए टीचर, उनको लिमिटेड टाइम के लिए ही लगाया जाएगा। जब परमानेंट वैकेंसीज हो जाएगी तो उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा, यानी भविष्य की चिंता उनकी भी है। तो इसमें और इसमें जो आप पूछ रहे हो वेतन का, वेतन बहुत ही कम है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड जो व्याख्याता होता है उसको 400 रुपए प्रति घंटा, 400 रुपए प्रति घंटा, और अधिकतम एक महीने में 30,000 रुपए। अच्छा। अब आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड की तनख्वाह कितनी होती है, लगभग 70,000 से तो ऊपर ही होती है। ठीक है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी 350 रुपए प्रति घंटा, अधिकतम 25,000 रुपए। थर्ड ग्रेड में ये 300 रुपए है, और मतलब 21,000 रुपए अधिकतम। कहीं ना कहीं इस योजना से कई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, दो तरह के लोग हो सकते हैं, कई कहेंगे कि इसको ये अच्छी है, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। एक इमीडिएट बेसिस पे अगर सरकार को 500,000 टीचर्स चाहिए हो तो फिर एक कर सकते हैं कि ठीक है इतने ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए टीचर्स ले सकते हैं। बाकी रेगुलर वैकेंसी होनी चाहिए। पर जो इसमें पहले से लगे हुए हैं, फिर उन शिक्षकों का क्या होगा? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? जो पहले से लगे हुए हैं, मान लो किसी टाइम पीरियड के लिए इन्होंने लगाया, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, इन केस नई भर्ती हुई और वहाँ पे रेगुलर जो परमानेंट टीचर्स आए, तो जो विद्या संबल के तहत लगे हुए थे उनको तो हटना पड़ेगा। हाँ। और कहीं ना कहीं मैं इसका एक नुकसान ये भी है विद्या संबल योजना का, जो बच्चे जिनके संस्था प्रधान जानकार है, कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिलेगा। आपके कोई जानकार हो, प्रिंसिपल लगे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगी। तो इसमें भी आप कहना चाह रहे हैं कि नेपोटिज्म इसमें भी आ सकता है? नेपोटिज्म होगा, इसमें भी होगा।
तो सीधी सी बात है आपका कि विद्या संबल योजना बंद होनी चाहिए। इसकी जगह सरकार को रेगुलर वैकेंसी निकालनी चाहिए। जो वैकेंसी खाली जा रही है उनकी समीक्षा होनी चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और क्यों इतने पद खाली रह रहे हैं, कम से कम बताए तो सही आरपीएससी दिक्कत कहाँ से आके एक बार सामने कौन आरपीएससी अध्यक्ष आके बताए कि क्या कारण है कि बच्चे 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, बताना चाहिए आरपीएससी। तो आपने कहीं पे अपनी ये मांग रखी है आपने? हाँ, हमने इसके बारे में जैसे अभी विधानसभा मानसून सत्र चालू हुआ उस समय हम विधानसभा के सामने पहुंचे, वहाँ पे हम 1-2 बार मैं भी गया था उस प्रोटेस्ट में, आपने देखा होगा। हाँ, मैं भी उसी में साथ मिले थे अपन। तो वहाँ पे टीकाराम जूली जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे मिले, हमें गोविंद डोटासरा जी से मिले, उसके अलावा सचिन पायलट जी से मिले वहाँ, और मीडिया के सामने हमारी बात रखी। तो मीडिया ने बखूबी हमारी बात को उठाया है। उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे करके सब्जेक्ट्स के जो पद हैं वो खाली जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी आश्वासन दिया है कि हम जब भी सत्र चलेगा तो आपकी बातों को हम उठाएंगे विधानसभा में। तो आपको पिछली बार भी जैसा कि आपने बताया कुछ देर पहले आश्वासन ही मिला था कि कुछ सुधार उसमें हुआ नहीं, तो इस बार भी अगर आपको आश्वासन मिला तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, आश्वासन पिछली बार भी मिला था, क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष और सचिव ने दिया हो आश्वासन तो आदमी सीरियस लेता है उसको। तो इतने बड़े पद पे बैठे हुए जब सचिव के पद पे बैठे हैं आईएएस सीनियर मोस्ट आईएएस, तो उनकी बातों में जैसे उन्होंने कहा कि अगली बार सही आएगा पेपर, लेकिन अगली बार पेपर सही नहीं है, वही हालात है। और इस बार भी अगर आश्वासन नहीं मिला तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से उन बच्चों का क्या होगा जो स्कूलों के अंदर टीचर्स का इंतजार कर रहे हैं। आज टीचर्स अगर स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रबंधन उससे प्रभावित होता है। जो एक नींव होती है बच्चे की वो स्कूल में रखी जाती है, तो उनको वो शिक्षक नहीं मिल पा रहे जो नींव को अच्छी तरह से रख पाए। जी बिल्कुल, जब टीचर्स ही नहीं मिलेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, समझाएगा कौन? क्योंकि व्याख्याता एक टीचर होता है जो फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाता है कि कैसे आपको रहना चाहिए, नैतिक मौलिक इन चीज़ों को समझा पाता है वो अच्छे से। और टीचर्स नहीं मिलेंगे तो फिर वही है कि हालात खराब होने की स्थिति। तो आपने शिक्षा मंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाई या नहीं? जी बिल्कुल, पिछली बार हमने शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। रही बात इस बार की, तो इस बार भी हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और वापस मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री अपनी बात सुनेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे, और अगर वो ना बात सुने तो कुछ एग्जाम्पल्स अभी देश में ऐसी घटे हैं कि उन चीज़ों से प्रेरणा सीखना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए मंत्री जी को। तो आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें हैं, एक अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है कई सालों से, उसके मन में अभी जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए तो एक खुशी है, पर जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पा रही उसके लिए कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश जरूर है। तो हमारी मांग यही है, आप सबकी मांग जो भी इस चीज का विरोध कर रहा है कि आरपीएससी अध्यक्ष इस बारे में विचार करे कि जो 40% का क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी के जीवन में वो बैरियर बन चुका है जी। उसको कई उम्मीद है कि वो इस बार सिलेक्शन लेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद को भी उम्मीद टूटती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सरकार तक ये मांगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और जो भी आप संघर्ष कर रहे हो, आपके जो सेव पॉलिटी का ग्रुप है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि वो इस चीज़ में सफलता प्राप्त करे और आपकी मांग जरूर सुने सरकार। तो जैसा कि आपने पूछा था कि सेव पॉलिटी क्या है, तो मैं सेव पॉलिटी मुहिम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सेव पॉलिटी एक ग्रुप है जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 2024 वाली भर्ती थी उसके अंदर सीटें खाली रह गई थी, उसके बाद में सेव पॉलिटिकल साइंस बनाया था। इसके तहत राजनीति विज्ञान विषय को जो लॉसेस हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, वैसे आगे फ्यूचर में ना हो इसलिए बचाने के लिए वो ग्रुप बनाया था। अब ये बात सिर्फ सेव पॉलिटिकल साइंस की नहीं रही है, ये अदर विषय पे भी चली गई है। जैसे उसमें अपन बताऊं को कॉमर्स है, उसके अंदर फिजिक्स है, उसके अंदर एग्रीकल्चर है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनकी सीटें खाली जा रही है।
तो उन सीटों को बचाने के लिए, उन सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए ये ग्रुप जो अपनी आवाज़ उठा रहा है इस समय, जो मीडिया तक जा रहा है, जो जितने भी साथी हैं वो अपनी मजबूती से आवाज़ उठा पाए, इसलिए अदर सब्जेक्ट से भी मैं क्या नाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी इस मुहिम से जुड़े, और जिससे सेव पॉलिटी अपनी सारी बात, सभी विषयों की बात मजबूती से सरकार के सामने रख सके। जैसा कि अभी नितेश जी ने बताया है कि आप जो सेव पॉलिटी का जो ग्रुप है या इनके द्वारा जो चलाई गई मुहिम है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर सभी अभ्यर्थी, सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी इस मुहिम से जुड़ेंगे तो हमारी बात को और मजबूती मिलेगी और हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और सुनी जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है या निवेदन है, आप जो भी समझें इस चीज़ के लिए आगे आए। आपका कहीं ना कहीं जो राइट है, आप जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका हक छीना जा रहा है, तो उसके लिए आपको साथ में आना पड़ेगा। ये ना सोचे कि ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही सही है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो वैकेंसी खाली जा रही है वो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक निराशा पल है जो दूर दराज से यहाँ आकर सिटी में आकर तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपनी मांग को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से रखें। जय हिंद।